एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड शो फाइनेंस के फंडे, जहां हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। और अगर अब एक आम सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में एक जहन में ये सवाल ज़रूर चलता है कि कौन से ऐसे डिफरेंट एसेट क्लासेस है जो म्यूचुअल फंड्स में हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब जब अनसर्टन टाइम्स होते हैं तो आप इक्विटीज़ तो एक ब्रॉडर एसेट क्लास है ही, पर और भी एसेट क्लासेस होते हैं जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करता है जब टाइम्स बहुत अनसर्टन होते हैं। और ये टाइम्स है अनसर्टनिटी के। हमें पता है कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है, डोमेस्टिक सिनेरियो अच्छा भी हो लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश पे ज़रूर पड़ता है। तो ऐसे में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस विद इन म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में कौन से विभिन्न एसेट क्लासेस है जो होते हैं, और जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सुनील बाहरी। ही इज़ फाउंडर ऑफ द वेल्थ वेज। मिस्टर बाहरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सुनील सर, ये बताइए कि टाइम्स बहुत अनसर्टन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जब भी आप म्यूचुअल फंड के निवेश में जाते हैं तो इक्विटीज़ आपके जहन में सबसे पहले आता है। लेकिन जब इक्विटीज़ में हम वॉलेटाइल नेचर देखते हैं इक्विटीज़ का, तो ये हम सोचने लगते हैं कि कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जिसे हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो हमारे रिस्क को बैलेंस आउट करे। तो ऐसे में पहले तो ये बता दीजिए कि कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, क्योंकि इक्विटीज एक मेजर एसेट क्लास है जहां जिसके पीछे सब दौड़ते हैं। श्योर गीतू मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ऑलवेज अ प्लेजर सर। तो मैम, जैसे आपने बताया, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है जो हर तरह की जरूरत को कैटर करता है। जी। राइट। तो जैसे आपने बोला कि इक्विटी इसका एक मेजर एसेट क्लास है, तो मेजॉरिटी जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड मींस ओनली इक्विटी। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मैं, जैसे आपने देखा, बेसिकली इसमें चार तरह का एसेट एलोकेशन होता है। ओके। एक हो गया आपका इक्विटी, जिसमें आपका स्टॉक्स में पैसा लगता है, जिसमें जो भी स्कीम्स होती हैं उसका पूरे का पूरा पैसा हम स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। अब डेट म्यूचुअल फंड्स में जो आपका पैसा लगता है वो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेक्स में, एंड कमर्शियल पेपर, है ना, मनी मार्केट, उसकी भी पूरी रेंज है। ओके। उसमें आप एक दिन से लेके 10 साल तक, 20 साल तक का भी पैसा लगा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये, इसमें लोगों को कुछ बहुत बहुत लोगों को इस चीज का मालूम नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तीसरी जो एसेट क्लास होती है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है? दिस इज मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। ओके। तो उसमें उसमें प्रोपोर्शन होता है। उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक हम अग्रेसिव हाइब्रिड बोलते हैं, एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है। अग्रेसिव में थोड़ा इक्विटी पोर्शन ज्यादा रहता है, डेट पोर्शन कम रहता है। जो कंजर्वेटिव है उसमें डेट ज्यादा रहता है और इक्विटी कम रहता है। और तीसरा, उसमें अब जैसे 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 मार्केट इवॉल्व हो रही है, उसमें अब दूसरे प्रेशियस मेटल भी ऐड हो गए हैं, जैसे Correct. गोल्ड, सिल्वर, वो करेक्ट। भी आने शुरू हो गए हैं। एंड अब उसमें फोर्थ जो चीज ऐड हुई है, दैट इज द इंटरनेशनल इक्विटी ऑल्सो। ओके। तो वो एक पूरा अपने आप में ही एक बुके बन जाता है, जिसमें आपका इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी भी आ गया, इंटरनेशनल इक्विटी भी आ गया, डेट भी आ गया, और आपका प्रेशियस मेटल भी आ गया। और चौथा है जो वो हम बोलते हैं, उसको हम अदर कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। जैसे एक तो मैंने बोला, प्रेशियस मेटल में भी आप जी। डिजिटली लगा सकते हैं पैसा। जी। तो वो ईटीएफ्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, उसके थ्रू पैसा लगा सकते हैं। और उसमें क्या है कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कहीं एक्सपोजर लेना है, तो वो भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हैं। तो वो दिस इज अ फोर्थ कैटेगरी, जिसमें विच इंक्लूड योर प्रेशियस मेटल आल्सो, इंटरनेशनल इक्विटी आल्सो, ऑल दो सॉर्ट ऑफ फंड्स। बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया कि चार कैटेगरीज होती है। एक होती है प्योर इक्विटी, जहाँ पे आपका पैसा जो है वो शेयर बाजार में लगता है। दूसरा होता है डेट फंड्स, जहाँ पे आपका पैसा जो है कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, जी सेक्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में लगता है। दूसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड इज अ मिक्स, जहाँ पे इक्विटी पोर्शन आपका मल्टी एसेट भी कहेंगे हम हाइब्रिड फंड को सर। हाँ मैम, मल्टी एसेट हाइब्रिड कैटेगरी ही का ही एक पार्ट है।
हाँ, उसमें मल्टी एसेट आ गया आपका, उसमें आपका इक्विटी सेविंग फंड्स आ गए, उसमें आपका बैलेंस एडवांटेज फंड आ गए, उसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड आ गए, वो सब इसका हाइब्रिड का ही पार्ट है मैम। अच्छा ये बताइए, क्योंकि हम स्टॉक सिलेक्शन तो कर लेते हैं, स्टॉक्स के हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, हिस्टोरिकल देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की जब एलोकेशंस करनी हो तो हम थोड़ा घूम जाते हैं कि हमें अब कहाँ करनी चाहिए। तो एलोकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड है, तो इसका मिक्स क्या होना चाहिए और एलोकेशन का बेसिस कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? ये मैम आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए क्या होता है, जो हम तो इस फील्ड से हैं तो हम लोगों को मिलते रहते हैं। जी। अब क्या होता है कि जैसे सीजन चेंज होते हैं ना, तो लोगों के मूड्स भी चेंज होते हैं इन्वेस्टिंग के। करेक्ट। अब वो कैसे चेंज होते हैं? अगर इक्विटी चल रहा है तो बंदे को लगता है कि इक्विटी में पैसा बन रहा है, तो आई राइट। शुड पुट एवरीथिंग इनटू इक्विटी। ठीक है। परफेक्ट। अभी आपने देखा रिसेंटली प्रेशियस मेटल बहुत चल रही हैं, तो नाउ जी। एवरीबॉडी इज सेइंग कि आई शुड पुट एवरीथिंग इनटू अ प्रेशियस मेटल, हम्म। विच इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट। करेक्ट। सो आपकी जो एसेट एलोकेशन होनी चाहिए वो आपकी बेसिकली होनी चाहिए। देखिए एक बड़ा थंब रूल है हमारी इंडस्ट्री का, जिसको बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज, वो आप इक्विटी में डाल दो, बाकी डेट में डाल दो। ओके। बट इसको टू सर्टेन एक्सटेंट मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपकी एसेट एलोकेशन का बेस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका गोल्स क्या है, ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या है। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ओके। अब आप देखिए, अब जो रिस्क एपेटाइट है उसके में उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई यंग भी है, यंग कपल है या यंग बंदा है, मे बी इन द एज ऑफ 30s, ठीक है, बट उसका अगर इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर मैं उसको 100% इक्विटी, अब वो फॉर्मूले के हिसाब से तो उसको मैक्सिमम इक्विटी में होना चाहिए, जी। which is not the right way, है ना। जी। तो on the other side there are certain people who are retired as a bureaucrat and getting some very good handsome pensions also, and whatever corpus they have made in during their service, so they don't require any money. Children are settled abroad, so although उनकी एज के हिसाब से तो उनको डेट में होना चाहिए, बट एक्चुअली क्या है कि उनको तो वो पैसा चाहिए ही नहीं है। करेक्ट। दैट मनी इज बेसिकली इज गोइंग टू देयर किड्स और मे बी देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। सो अगर मैं उनका उस पैसे का एलोकेशन करूंगा तो उनकी एज को मद्देनजर रख के नहीं करूंगा, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होएगा उस हिसाब से करूंगा। अगर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को जाना है तो उनके लिए तो बहुत टाइम है, 20 साल है, 30 साल है, तो मैं उसको उस हिसाब से करूंगा। बट जो आपका सवाल है उसका बेसिक आंसर ये है कि हमको अपना रिस्क एपेटाइट, आपका अपना गोल और टाइम हराइजन देखते हुए एसेट एलोकेशन करना चाहिए। बिकॉज देखो हर एसेट का एक अपना प्लस है, एक माइनस है ना। अब मेरे को बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, मेरे को ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है कि जब चले तो बहुत चले, जब गिरे तो ऐसा चले मेरा 100 रुपीज का 50 रह गया। तो मेरे को ये तीन चीजें जो मेन है इनको ध्यान में रखते हुए अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और कितना रिस्क अवर्जन किसी का होता है, किसी का रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत बड़ा होता है, तो उसके बेसिस पे आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल मिक्स क्या हो सकता है? मे बी समबडी हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ से 35 to 45, बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं, आगे उनकी पढ़ाई भी है, उनकी मैरिज भी है, एंड ही इज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट। तो ऐसे में अगर आप एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाएंगे, व्हाट मिक्स शुड इट बी? In that case, ma'am, you can go up in equity up to 80%, or maybe 70-80% you can go into equity. Remaining 20 to 30% in debt or maybe precious metal में you can have that sort of asset allocation. लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैम क्या होता है ना, देखो हमारे गोल्स भी है ना, वो गोल्स भी हमारे बेसिकली ना, हम गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, एक है मीडियम टर्म गोल्स और एक है लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, अब शॉर्ट टर्म गोल्स हम बोलते हैं जो 1 से 3 साल में आने वाला कोई भी गोल है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। मीडियम टर्म हो गए 3 से 7 साल, 5 साल, 7 साल में जो कोई भी गोल है वो मीडियम टर्म हो गया, और 7 साल से ऊपर है जो वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, अगर मेरे बच्चे की एजुकेशन आज से 10 साल के बाद आने वाली है,
अगर मैं वो पैसा डेट में डाल दूंगा तो वो पैसा कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वेरी है ट्रू, ना। वेरी ट्रू। तो वो पैसा मेरे को इक्विटी में ही डालना है, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म वाला गोल है, 1 से 3 साल वाला गोल है, अब 1 से 3 साल में मार्केट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपका पैसा बहुत बन जाए, लेकिन एट द सेम टाइम इट कुड बी वॉलेटाइल ऑल्सो, इट कांट बी ऑन अ डाउन साइड ऑल्सो। तो वो वाला पैसा मैं इक्विटी में एलोकेट कर ही नहीं सकता, वो मेरे को डेट में ही रखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव में रखना पड़ेगा, सो दैट व्हेन माय गोल falls, so I have that money to use for that goals. So ये बहुत डिपेंड करता है पर्सन टू कि पर्सन। हमको राइट डेस्टिनेशन के लिए राइट व्हीकल का चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट डेस्टिनेशन के लिए राइट व्हीकल का चूज करना, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक जो आपने समझाया हमें, एक तो रिस्क प्रोफाइल और दूसरा आपको पैसा कब चाहिए, उसी हिसाब से आप पैसा जो है बाजार में लगाएंगे। एक बात जो हमको देखने को मिली है सर, पहले जो साइकिल्स होते थे, बीट अ कमोडिटी साइकिल, बीट इक्विटी साइकिल, बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, 4 साल चल गए, 5 साल चल गए, जैसे रियल एस्टेट बूम 6-7 चला, उसके बाद 5 साल गायब। ये जो रोटेशन है ये बिल्कुल फास्ट हो गई है। आप अगर अब इक्विटी मार्केट की ही बात करेंगे तो सेक्टर रोटेशन इतनी फास्ट है कि आप पैसा घुमाने में ही आपका सर चकरा जाता है। वैसे ही आप डिफरेंट एसेट्स का भी देखिए, अब पिछले 1 साल में जो सोना चांदी ने किया वो किसी के जहन में था भी नहीं कि इतने अच्छे रिटर्न्स जो है आपको सोना चांदी 1 साल में देगा। तो जो एक इन्वेस्टर है, मार्केट साइकिल्स को कैसे पहचाने, और मार्केट साइकिल्स को देखते हुए क्या उसको अपने एसेट एलोकेशंस को स्विच करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, हाउ ऑफन जो है उन्हें वो नज़र में रखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए? देखिए गीतू मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो साइकिल्स हैं बहुत डायनामिक हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं जी। इवन समटाइम क्या होता है कि वी कीप ऑन मीटिंग फंड मैनेजर्स ऑल्सो, है ना। तो फंड मैनेजर से जब हम कई बार बात करते हैं तो फंड मैनेजर भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अभी सेक्टर रोटेशन और ये सब चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं कि सम टाइम दे देमसेल्फ आर नॉट एबल टू डू द राइट काइंड ऑफ एलोकेशन। वो कहते हैं आज हमने एक सेक्टर में एलोकेशन किया है, वो 6 महीने के बाद वो सेक्टर ही चेंज हो रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं 6 महीने के बाद सारे पोर्टफोलियो चेंज कर दूं। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैडम हम अपना एसेट एलोकेशन मार्केट मूड के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट मूड के हिसाब से चेंज करने लगेंगे तो प्रॉब्ली वी विल फॉल ऑन अ रॉन्ग फुट। क्योंकि मार्केट मूड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ मैम कैसे। कोविड के टाइम पे मार्केट 40% करेक्ट हुआ, राइट जी। अब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये व्यू था कि अभी जो पैसा मेरा बचा है मैं पहले निकाल लूं, मार्केट तो नीचे जा रहा है, जब नीचे जाएगा मैं बॉटम पे पैसा डाल दूंगा, देन आई विल गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। बट वो हुआ उल्टा, किसी को मालूम नहीं था कि ये मार्केट 4-5 महीने में भी ऐसा रीबाउंड करेगी। इवन व्हेन वी वर टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स और वी वर सजेस्टिंग कि सर अभी मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी हो गई है, आपको कुछ पैसा ऐड ऑन करना चाहिए, तो हम भी उनको यही बोल रहे थे कि सर देखो वही पैसा ऐड ऑन करना जिसमें आप 2 से 5 साल, 3 साल, 5 साल का वेट कर सको, ऐसा इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं है। तो लेकिन मार्केट ने ऐसा रीबाउंड किया, लोग बाहर आके बैठ गए, ठीक है। अब जब बाहर आके बैठ गए, मार्केट रीबाउंड कर गया, तो लोग अब वेट कर रहे हैं कि अब मार्केट दोबारा से कब करेक्ट होगा तो हम पैसा अंदर डालेंगे। करेक्ट। बट वो मार्केट करेक्ट ही नहीं हुआ जी, तो लोग बाहर ही बैठे रह गए, तो उन्होंने वही पैसा 2 साल के बाद डाला है। तो आप समझिए, ये जो हम बात करते हैं कि मार्केट साइकिल के हिसाब से हम अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर लें, अगर ये इतना इजी होता करना तो फिर तो आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी मिलियनियर। सो वैसा है नहीं है। सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जो भी गोल्स हैं, हमारे जो भी रिस्क एपेटाइट है, जो भी टाइम होराइजन है, उस हिसाब से हम करें। हाँ, हम इसका एक बेटर वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग ऑफ एसेट एलोकेशन। अब रीबैलेंसिंग कैसे होती है? अब देखिए, सपोज कीजिए मेरी एज, मेरा रिस्क एपेटाइट और मेरा टाइम होराइजन के हिसाब से मेरा जो एसेट एलोकेशन है वो कहता है कि मेरे को 60% इक्विटी में रहना है, 40% डेट में रहना है। अब मेरा 60% इक्विटी मार्क टू मार्केट करके 70 हो गया। अब मैं तो अपना बेसिक 60-40 वाला फॉलो करूंगा, तो मैं अपना 10% उधर से शिफ्ट कर दूंगा डेट में।
सो दिस इज द वन वे टू रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अदर रीबैलेंसिंग कैसे होती है कि अभी मेरा एक गोल है विच इज फॉलोइंग मे बी 1 ईयर और 1.5 ईयर डाउन द लाइन, 1-1.5 साल के बाद गोल आने वाला है, तो मैं तब तक, मैं तो इक्विटी में इन्वेस्टेड हूँ फॉर दैट गोल, बट मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा कि वो 1.5 साल में इक्विटी में बैठा रहूं, जब गोल आएगा तो मैं तब पैसा निकालूंगा। मैं उसको 1-1.5 साल पहले निकाल के डेट में पार्क कर दूंगा, सो दैट मेरे को 1-1.5 साल में कोई वॉलेटिलिटी आए तो वो मेरे को ना देखनी पड़े, और मेरा जो पैसा है वो इंटैक्ट है, और मेरे जो गोल है उस हिसाब से हम उसको कर ले। आई थिंक दिस इज द better way to align your asset allocation according to your goals, or rebalancing you can say, but I would not suggest कि आप अपना asset allocation market mood के हिसाब से change करो, that's very difficult to catch। ये बहुत अहम है सर जो आपने कहा है, और इससे जो मैंने सीखा है आपके कहने से वो ये है कि ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, मे बी इन डिफरेंट एसेट्स, पर मार्केट से बाहर, आई मीन म्यूचुअल फंड से या अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर ना रहे, ऑलवेज इन्वेस्टेड रहे, चाहे वो आप किसी भी एसेट में फेरबदल करते रहें, वेटेज बढ़ाते घटाते रहें, पर इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप बाहर निकल गए ना, फिर अंदर जाने का मौका ही ढूंढते रहेंगे, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर दैट ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड। चलिए एक चीज़ बता दीजिए, जब एसेट एलोकेशन करते हैं तो क्या लमसम करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि SIPs आर अ बेटर वे टू पुट योर मनी इन? मैम देखिए, लमसम हो या SIP हो, दीज आर ऑल वेज टू इन्वेस्ट, राइट? तो अब सपोज कीजिए कि आज मेरे पास एक लमसम अमाउंट है पैसा डालने के लिए, ठीक है? अब आज अगर मैं सोचता हूं कि मैं वो लमसम आज नहीं डालता हूं, उसको सिप की फॉर्म में डाल देता हूं अगले 5 साल में या 7 साल में, तो आप देखिए ना, मेरा एवरेजिंग में भी एवरेजिंग वैसे हो जाएगी, बट अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे पास आज पैसा है और मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूं, ठीक है, आज मार्केट सपोज 84,000 के आसपास है, सेंसेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक 10 लाख रुपए पड़ा है और मेरे को लगता है कि यार मार्केट यहाँ से अगले 3 साल में 90,000, 1 लाख, मे बी 1.25 लाख सेंसेक्स हो सकता है, तो व्हाई नॉट टुडे, व्हाई शुड आई कीप माई मनी इनटू इन सेविंग अकाउंट्स, और उसको, हाँ, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है बट आई हैव अ गुड इनकम, रेगुलर इनकम है, मेरे पास 5 लाख रुपए की महीने की इनकम आ रही है, और मैं 2-2.5-3 लाख की सिप कर सकता हूँ, तो दैट इज द वे टू इन्वेस्ट इनटू अ मार्केट। बट ऐसा कोई मतलब, अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेरे पास लमसम पड़ा है मैं सिप ही डालूंगा, या मेरे पास अदर वे अराउंड, मतलब अगर आपके पास जैसा है, अगर आपके पास लमसम है तो लमसम डालिए। हाँ, क्या कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल चल रही है, तो नॉर्मली अभी हम जो पैसा एलोकेट करते हैं वो STP रूट से करते हैं। अभी किसी ने मेरे को 50 लाख रुपीस दिया, तो मैंने 50 लाख इमीडिएटली इक्विटी में एलोकेट नहीं किया, उसको अगले 3 से 6 महीने की STP में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे को वो जितनी वॉलेटिलिटी है उसका बेनिफिट भी मिल गया और मेरा पैसा भी एलोकेट हो गया। ओके, मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को एसेट एलोकेशन करते हैं, तो क्या जहन में रखना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग ऑन द एसेट एलोकेशन? देखिए मैम, रिस्क फैक्टर तो जियोपॉलिटिकल हैं, अगर हम बात करें, इकोनॉमीज हैं, हाउ कंपनीज आर डूइंग, इकोनॉमी कैसी कर रही है, जो वर्ल्ड वाइड अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं, वो सब है। बट मेरे को लगता है कि ये सब चीजें ना टेम्परेरी होती हैं। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेता हूं, अगर मैं सेंसेक्स के इंसेप्शन से लेके आज तक देखता हूं, उसमें बहुत मेजर इवेंट्स हुए हैं, है ना? आप देखो, .com बबल हुआ, उसके बाद आपका ग्लोबल क्राइसिस आया, आपका कोविड आया, और इसके अलावा छोटे मोटे तो बहुत सारे इवेंट्स हो गए, आपका यूक्रेन रशिया हो गया। बट आप एक चीज देखिए कि जब इवेंट होता है तब मार्केट में एकदम से एक जर्क रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन एक नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इन्वेस्टर देख रहा है सामने कुछ हो रहा है तो उसका एक स्वाभाविक रिएक्शन आएगा। लेकिन जब वो इवेंट हो जाता है, चीजें सेटल हो जाती हैं, देखो मैडम, मार्केट अच्छा कब नहीं करती है, अपने को पहले ये समझना जरूरी है। मार्केट अच्छा तब नहीं करती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती हैं, ठीक है? जब कहीं पे कोई लड़ाई होती है तो अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं कि अभी पता नहीं
कौन सा देश किसके ऊपर क्या बम गिराए, क्या होएगा, इकोनॉमीज कैसे होंगी, क्योंकि हर कंट्री अभी क्या है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। जी। ठीक है, अब कोई अरब कंट्रीज में लड़ाई हो रही है तो वहां पे ये लगता है कि अच्छा ये ऑयल की सप्लाई में कैसा आएगा, इंडिया को कैसा इम्पैक्ट होएगा उसका। तो वो सब है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सेटल होनी शुरू हो जाती हैं, उसके अदर ऑल्टरनेटिव्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो मार्केट ऑटोमेटिकली उन सब न्यूज को डिस्काउंट करते हुए आगे बढ़ती है। तो एक चीज क्लियर है कि मार्केट जो बढ़ रही है या आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी, वो फंडामेंटल्स के ऊपर बढ़ेगी। अगर आपको आज हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि इंडिया यहाँ से, अगर हम आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यहाँ से हम 20 ट्रिलियन हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा भी ग्रो करेगा। शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटिलिटी रह सकती है, बिकॉज ये जो जर्नी होएगी कभी भी ऐसी स्मूथ अपवर्ड नहीं होएगी, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इवेंट्स भी आएंगे, तो वो सबको अपने को फेज आउट करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन करने में आपको बस अपना टाइम होराइजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार ये देखा है कि जब मार्केट चल रही होती है तो लोगों का सडनली टाइम होराइजन ना 10 साल का हो जाता है। जी। लोग पैसा डालते हैं और वो बोलते हैं यार मेरे को 10 साल नहीं चाहिए, और जैसे ही मार्केट में करेक्शन होती है तो वो तो अगले निकाल दिन लेते ही वो पैसा मांगने लग जाते हैं, सेइंग कि नहीं नहीं मेरे को तो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, सो आप करेक्ट। अपना टाइम होराइजन क्लियर रखिए, डिसिप्लिन्ड वे में पैसा डालिए और पेशेंस से रहिए। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन मेकिंग मनी इनटू द मार्केट्स। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे फिर आपका पैसा कभी नहीं बन सकता। जी, सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद मैडम, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। ओके, थैंक यू।